मुझे और आपको साथ लोग देखेंगे तो ये बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन। खतरनाक है ज़रूर, लेकिन ज़रूरी भी है। क्रिएटिव लोगों के समय बहुत मुश्किल भरा है। ये जो वक्त है, ये एक तरह से अपने फॉर्म में तब्दीली का भी वक्त है। सिनेमा को एक फॉर्म के तौर पर खराब करने की कोशिश हुई। आप जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, दरअसल वो पूंजी पे आधारित मीडिया है। प्रधानमंत्री की आवाज़ कोई ऐसी निजी आवाज़ नहीं है जिसका इस्तेमाल करने के लिए हमको प्रधानमंत्री की इजाज़त लेनी पड़ेगी। आपके लिए तो आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति हो गई है। ज़रूरी नहीं कि आप फिल्म बनाने के बाद लेखक नहीं रह जाते। लाइन से फिल्में पिटी। साउथ का सिनेमा है, वो सारी फिल्में जो हैं वो सुपरहिट होती हैं। आम लोगों के और सिनेमा के बीच एक बड़ी दूरी बना दी गई है। रियल इश्यूज पर बात करने में बॉम्बे सिनेमा को इतना संकोच क्यों है? हिंदी सिनेमा में जो हीरोज होते हैं, आप उनकी जाति जो निर्धारित की जाती है सिनेमा के भीतर, आप देखिए वो ज़्यादातर सवर्ण ही हीरो होते रहे हैं, है ना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप मेरे आसपास देख रहे होंगे, ये स्टूडियो नहीं है, मैं एक पार्क में हूँ और सुहाना मौसम है, बढ़िया पतझड़ है, पत्ते गिरे हुए हैं और हम बात करने के लिए यहाँ हाजिर हैं सिनेमा पर। सिनेमा मेरा फोटे नहीं है, मैं आमतौर पर बहुत संकोच करता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि सिनेमा को लेकर मेरी समझ उतनी बेहतर नहीं है जिस पर मैं बात कर सकूँ। लेकिन जब बात आए सिनेमा की सियासत पर, तब लगता है कि बात की जानी चाहिए। और बात इसलिए की जानी चाहिए कि सिनेमा एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, सियासत को भी लोगों तक पहुंचाने का। और दुनिया जब से ग्लोबल हम महसूस करने लगे हैं, छोटी महसूस करने लगे हैं, हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है, तब और ज़्यादा बात होने लगी है क्योंकि हमको पता चला है कि ईरान का सिनेमा क्या है, हमको पता चला है कि फ़लस्तीन का सिनेमा क्या है, हमको पता चला है कि दुनिया के बाकी देशों में क्या हो रहा है। लेकिन दुनिया इतनी भी छोटी नहीं हुई है कि बम्बई सिमट कर नोएडा तक आ जाए। लेकिन दुनिया छोटी हो जाती है जब बात विचारों की होती है कि बम्बई में कुछ लोग जो सोच रहे हैं उसी तरीके से नोएडा, दिल्ली या लखनऊ में सोच रहे लोगों के साथ मिलते हैं तो कुछ खूबसूरत लम्हे बनते हैं। तो उन लम्हों को कैद करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अविनाश दास। अविनाश को आप सब जानते होंगे उनकी फ़िल्मों के ज़रिए। अनारकली ऑफ आरा उनकी एक कल्ट फिल्म है, मैं उसको कल्ट कहता हूं क्योंकि पहली दफ़ा उस सब्जेक्ट को इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया था अविनाश ने। और मुझे लगता है कि वो इस वजह से उस सब्जेक्ट को इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट कर पाए क्योंकि वो बुनियादी तौर पर एक पत्रकार रहे हैं। एनडीटीवी में, प्रभात खबर में, झारखंड में, दिल्ली में, नोएडा में। वो सही मायने में एक कहें कि बहुनगरीय व्यक्तित्व है उनका। बहुराष्ट्रीय नहीं कह रहा मैं जानबूझकर, बहुनगरीय कह रहा हूँ। तो अविनाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नवीन भाई। आर्टिकल 19 का मैं बहुत पुराना फ़ैन हूँ और आपका उससे भी पुराना, तो आपसे बात करने का मौका मिल रहा है तो मज़ा आ रहा है। नहीं, मज़ा तो आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे और आपको साथ लोग देखेंगे तो ये बड़ा ख़तरनाक कॉम्बिनेशन है। नहीं, ये खतरनाक है ज़रूर, लेकिन ज़रूरी भी है क्योंकि ऐसे लोगों का साथ आना जो दरअसल हम आप एक ही राह के मुसाफिर रहे हैं, बीच में मेरी राह थोड़ी अलग हो गई, तो अलग अलग राहों पर गए हुए लोगों को इस वक्त एक साथ होना बड़ा ज़रूरी है, तो लोगों को अच्छा लगेगा मुझे लगता है। अविनाश, इस समय कहा जा रहा है कि क्रिएटिव लोगों के लिए, और वो क्रिएटिव लोग जो वैचारिक भी हैं, उनके लिए समय बहुत मुश्किल भरा है। वो चाहे सिनेमा में हो, चाहे पोएट्री में हो, कहानी में हो, पत्रकारिता में हो। और इस मुश्किल दौर से आगे बढ़ना, आगे के बारे में सोचना और चुनौती भरा है। इस चुनौती को आप कैसे महसूस करते हैं? नहीं, ये चुनौती भरा है, लेकिन साहित्य के लिए या अभिव्यक्ति की तमाम विधाओं के लिए ये जो वक्त है, ये एक तरह से
अपने फॉर्म में तब्दीली का भी वक्त है, क्योंकि जब चीज़ें बहुत आसान होती है और आपके लिए कहना भी आसान होता है तो अव्यक्ति की चुनौतियां उतनी दिखाई नहीं पड़ती हैं, और अव्यक्ति किसी भी चुनौती में ही जो है फलती फूलती और फूलों की तरह, कोपल की तरह फूटती है। तो आपने ईरान का जिक्र किया, फ़िलिस्तीन का जिक्र किया, है ना। मैंने पिछले दिनों पाकिस्तानी फिल्में देखी थी, जॉयलैंड, कमली, दुख्तर, मतलब बोल एक समय में आई थी, और आप जानते हैं तो जहाँ ज़्यादा दमन है या जहाँ का सिस्टम ज़्यादा बुजदिल होता है, वहाँ का आर्ट फॉर्म जो है वो एक नए शेप में लोगों के सामने आता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अद्भुत समय है लोगों के खड़े होने के लिए, लोगों के बोलने के लिए, किसी भी विधा में अपने को अभिव्यक्त करने के लिए। आप तो बम्बई में रहते हैं, सिनेमा से जुड़े हुए हैं। हम लोग दिल्ली में देखते हैं पत्रकारिता की क्या स्थिति है, एक बड़ा प्रचलित टर्म है गोदी मीडिया। तो सिनेमा में भी एक बहुत क्लियर कट डिवीज़न आया, अगर कुछ नाम ना लेना चाहें तो, लेकिन समझते सब लोग हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरीके की गंध मचाई गई और सिनेमा को एक फॉर्म के तौर पर ख़राब करने की कोशिश हुई शातिराना तरीके से, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई, प्रोपेगेंडा फिल्में जिनको कहते हैं। तो उस माहौल में आपके लिए या आपकी तरह के लोगों के लिए फिल्में बनाना या फिल्मों के बारे में सोचना या पैसे लाना, प्रोड्यूस करना, ये कितना कठिन हो गया है? ये बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि है क्या कि आप जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, दरअसल वो पूंजी पे आधारित मीडिया है। उसी तरह सिनेमा जैसी जो कला विधाएं हैं वो सिर्फ सोच और सिर्फ आपकी समझदारी और आपकी क्रिएटिविटी से ही संभव नहीं है, उसके साथ बाजार जुड़ा हुआ है, उसके साथ पैसे जुड़े हुए हैं। तो जब पैसे और कला का इस किस्म का संबंध हो तो पैसे की तरफ से दबाव आना बहुत आसान हो जाता है, लाजिम हो जाता है। आप देखिए कि हिटलर के समय में जो गोएबल्स का पूरा एजेंडा था, उस समय उन्होंने जिस किस्म से सिनेमा को बनवाना शुरू किया था, वो दौर जो है, हम ऐसे अगर ना समझें तो आज के हिंदुस्तानी सिनेमा में जो कुछ लोग हैं जो उस किस्म से काम कर रहे हैं, उनके कामों को देख करके हम समझ सकते हैं कि धीरे धीरे हम उसी राह पर जा रहे हैं। लेकिन तब भी बहुत सारे लोग, जैसे चार्ली चैपलिन, वहाँ से निकल करके उन्होंने बनाया, है ना, अपने तरीके का हस्तक्षेप रहा। हमारे यहाँ भी अभी एक फिल्म मतलब अगले ही हफ्ते रिलीज हो रही है, अनुभव सिन्हा की भीड़, है ना। वो आप देखिए कि उसका ट्रेलर आया और ट्रेलर की पहली आवाज़ हमारे प्रधानमंत्री की आवाज़ थी, और प्रधानमंत्री की आवाज़ कोई ऐसी निजी आवाज़ नहीं है जिसका इस्तेमाल करने के लिए हमको प्रधानमंत्री की इजाज़त लेनी पड़े। लेकिन उसके खिलाफ इतना बड़ा माहौल हो गया कि टी सीरीज़ को भी उसका ट्रेलर वापस लेना पड़ा, यूट्यूब से डाउन करना पड़ा, और अनुभव सिन्हा की जो कंपनी है बनारस मीडिया वर्क्स, उसको भी वो वापस लेना पड़ा ट्रेलर, और उसमें से प्रधानमंत्री की आवाज़ को रिमूव करके फिर से जारी करना पड़ा। तो ये दौर जो है वो हर तरह से कब्ज़ा जमाने का दौर है, जहाँ भी बोलने की कुछ मतलब स्थितियाँ मौजूद हैं, हाँ, उन स्थितियों पर। तो मुझे लगता है कि भारी समय तो है, और दूसरा क्या है कि जैसे आप गोदी मीडिया का आपने जिक्र किया, वहाँ भी अमेज़न प्राइम वीडियो पे एक सीरीज़ आई थी तांडव, है ना। तांडव के खिलाफ पूरे देश में जगह जगह केसेस दर्ज हुए, और लोगों को अपने घरों से भागकर कहीं छिपना पड़ा जो उससे जुड़े हुए लोग थे। और उसके बाद प्राइम वीडियो ने सीरीज़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो काट के फिर से रिलीज़ किया, है ना, और बहुत सारे मुकदमों में फंसाया गया। अब उसके बाद की स्थितियां ये है कि तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने, प्रोडक्शन हाउसेस ने, कॉरपोरेट ने अपनी एक लीगल टीम बिठाई कि हम अगर स्क्रिप्ट कहीं सबमिट करते हैं, पिच करते हैं, तो उस टीम को भेजा जाता है। तो इस तरह की बंदिशें लगाई जा रही हैं। इन बंदिशों में जो उभर के आएगा बाहर और अपनी बात कह पाएगा, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में वही असली कलाकार होगा। अच्छा, आपके लिए तो आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति हो गई है कि सिनेमा चुनौतीपूर्ण हो गई और मीडिया में लौट नहीं सकते। हाँ, ये नहीं, देखिए क्या है कि नवीन भाई, ये मामला ऐसा है कि अगर आप एक पत्रकार हैं
तो आप हमेशा एक पत्रकार होते हैं। वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। जैसे अगर आप लेखक हैं और आप फिल्म बनाने लगे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप फिल्म बनाने के बाद लेखक नहीं रह जाते हैं, है ना। एक नागरिक दायित्व के तौर पे भी अपनी बात कहनी होती है। मुश्किल तब होती है जब आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सिनेमा बना रहे हैं तो वही करें, दूसरा करेंगे तो दिक्कत होगी भाई साहब। जो मेरे साथ पिछले साल दिक्कत पेश आई कि अगर आप सिनेमा बना रहे हैं तो सिनेमा के बारे में ही बोले, आप समाज और राजनीति के बारे में नहीं बोल सकते हैं। तो दिक्कत है, चुनौती है, लेकिन आप अपने गुस्से को या तो नियंत्रित कर लें, कमरे में बंद हो जाएं, और ऐसा करते हैं तो एक नागरिक के तौर पे ऐसे ही मरे हुए इंसान हैं। तो आपको तय करना है कि आपको जिंदा रहना है या आपको मृतप्राय रहना है। अविनाश जी, बहुत ज़रूरी जगह पर आप ले आए बात करते करते कि आप अगर सिनेमा बना रहे हैं तो कुछ और बात नहीं कर सकते। एक समय था जब बॉम्बे सिनेमा में एक से एक लोग थे और वो बोल रहे थे, प्रगतिशील लेखक संघ के साथ जुड़े हुए थे, प्रगतिशील आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, और उनके कहे से सरकार पर फर्क पड़ता था और सरकार पर फर्क पड़ने के बावजूद वो बोलते थे। आंधी जैसी फिल्म आई थी, लेकिन आज के फिल्मकारों में उतनी ताकत नहीं है या वैचारिक तौर पर वो उतने परिपक्व नहीं है, कंप्रोमाइज्ड हैं इस वजह से। देखिए, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो गैर राजनीतिक होती है। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। आप अगर सिनेमा में सीधे सीधे राजनीति की बात नहीं भी कर रहे होते हैं तो हम, या मान लीजिए एक दर्शक उसमें अपनी राजनीति की तलाश कर सकता है। बॉलीवुड सिनेमा जिसको कहते हैं, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत बड़ी कमाल की रही, क्योंकि उसमें बहुत सारे शुरुआती लोग जो रहे वो जन आंदोलनों से आए, सांस्कृतिक आंदोलनों से आए, राइटिंग की कैफी आजमी जैसे लोग, आजमी, साहिर लुधियानवी, मंटो जैसे लोग, है ना, ये सब सिनेमा की नींव के पत्थर रहे हैं। या पृथ्वीराज कपूर जिन्होंने नाटक का पूरा एक मामला, ऋत्विक घटक, बिमल रॉय, ये सारे लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने जागते रहो से लेकर के, आप समझ लीजिए कि पूरा राज कपूर का सिनेमा, है ना, राज कपूर के सिनेमा ने आज़ाद हिंदुस्तान में गरीब आदमी की कहानी कही है ना। वो तीसरी कसम तक वो बात पहुंच, जागते रहो, जागते रहो। ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारे सिनेमा ने जो है वो गांव से थोड़ा विराम ले लिया। हाँ, उस पूरी संघर्ष की धारा से थोड़ा सा मतलब विराम ले लिया। स्विट्जरलैंड में गांव खोजने लगे। हाँ, स्विट्जरलैंड में गांव खोजने लगे। तो उस सिनेमा ने बाज़ार को एक नई चमक दी, सिनेमा के बाज़ार को। तो उसके पीछे लोग चले, आज भी हैं लोग। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि वो राजनीति के बारे में नहीं। अब जैसे यही आपने कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया, कश्मीर फाइल्स का जो निर्देशक है उसने बहुत सेमी पॉर्न टाइप की फिल्म भी बनाई हुई है एक ज़माने में, है ना। और सेंसर बोर्ड के जो इससे पहले के सज्जन थे, उन्होंने बहुत मतलब वाहियात फिल्में बनाई हुई हैं, लेकिन सेंसर बोर्ड में जब बैठ गए तो वो ये तय करने लगे कि सिनेमा में क्या दिखाया जाना चाहिए, क्या नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो हर जगह बाज़ों को बैठा दिया गया है, और सिनेमा वाले अगर कोई बात बहुत बुलंदी के साथ नहीं कर रहे हैं तो सिनेमा एक इंडिविजुअल की चीज़ नहीं होती, है ना, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी। अविनाश जी, एक सवाल मुझे ध्यान में आ रहा है, और जो पिछले 2-3 साल मतलब पोस्ट कोविड जो फेनोमेनन है हिंदी सिनेमा का, और हिंदी में भी हम कहें बॉलीवुड सिनेमा का, लाइन से फिल्में पिटी, एक से एक बड़े बड़े नामों वाले लोग। और शाहरुख खान की फिल्म पठान से पहले की अगर बात करें तो लाइन से सारी फिल्में तमाम स्टार कास्ट के बावजूद, एक से एक बजट के बावजूद पिट गई। दूसरी तरफ साउथ का सिनेमा है, वो सारी फिल्में जो हैं वो सुपरहिट होती हैं, वो चाहे कर्णन हो या जय भीम हो या इस तरीके की फिल्में, और उसको हिंदी के दर्शक ने हाथों हाथ लिया। तो क्या हिंदी सिनेमा के पास कहानी ख़त्म हो गई है, या वो नज़रिया ख़त्म हो गया है डायरेक्टर्स के पास अपने आसपास की रियल स्टोरीज़ को देखने का, और वो एक हवाई कहानी पर फिल्में बना रहा है? अंतर क्या है कि आप क्या वजह देखते हैं कि हिंदी की फिल्मों को हिंदी का दर्शक खारिज कर दे रहा है, और अपनी भाषा में ना होने के बावजूद दक्षिण की फिल्मों को, तमिल फिल्मों को, तेलुगु फिल्मों को वो सिर माथे पर बिठा रहा है?
देखिए, जब आपने बोला था कि हम ये बातचीत करते हैं साथ में, तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आप किस बारे में बात करेंगे। और ये सवाल अभी आपने पूछा है, इसको मैं सिर्फ सिनेमा का सवाल नहीं मानता हूँ, क्योंकि आपने पोस्ट कोविड एक अंडर इन्वर्टेड कॉमा एक फ्रेज़ का इस्तेमाल किया। ये दरअसल एक तरह से सिस्टम का फेल्योर है, समाज का फेल्योर इस रूप में है कि एक तो कोविड के बाद हमारी आर्थिक स्थिति चरमराई है ना। दूसरा जो सवाल किया है कि जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है, जहां हिंदी सिनेमा बनता है, वो दरअसल मुंबई हिंदी की ज़मीन नहीं है ना। मुंबई में बैठ कर के हम हिंदुस्तान के उन हिंदी इलाकों की रियल कहानियां जो हैं कह पाने में उतने सक्षम नहीं हैं जितने साउथ के लोग हैं। वो अपनी ज़मीन पर अपना सिनेमा बना रहे हैं। तीसरी बात जो है वो ये है कि आम लोगों के और सिनेमा के बीच एक बड़ी दूरी बना दी गई है। मल्टीप्लेक्सेस और कॉरपोरेट ने एक तरह से ऐसा हंगामा क्रिएट किया है कि सिंगल थिएटर मर गए, है ना। जहाँ पे आप 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये में फिल्म देखते थे, वहाँ आप 200 रुपये में से कम में फिल्म देख ही नहीं सकते। उसके बरक्स आप साउथ के सिनेमा को देखिए कि हर 20 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे आपको एक सिंगल थिएटर, एक सिनेमा हॉल आपको मिल जा रहा है। वहाँ ये कल्चर बहुत तरीके से डेवलप हुआ है। फिर साउथ के सामाजिक राजनीतिक आंदोलन हिंदी इलाकों के राजनीतिक सामाजिक आंदोलन से ज़्यादा तीक्ष्ण है ना। वहाँ दलित फिल्म मेकर, पारंजीत जैसे फिल्म मेकर आते हैं और अपने इश्यूज़ को टैकल करते हैं। हम मराठी में नागराज मंजुले की बात करें, सैराट से लेकर के आप फंडरी से आप उनकी यात्रा को मान सकते हैं। तो हमको लगता है कि अगर हिंदी सिनेमा को ज़्यादा प्योर, ज़्यादा रियलिस्टिक होना होगा तो मुंबई से बाहर आना होगा। जैसे अगर नोएडा में हैं हम और नोएडा के से आप दिल्ली जाते हैं तो बीच में गाजीपुर के पास कचरे की एक बहुत बड़ी बस्ती है। मैं जब उधर से गुजरता हूँ तो सोचता हूँ कि यहाँ लोग जो हैं बरसों बरस से रह रहे, कैसे रह रहे होंगे। क्या खिड़कियों से वो हवा नहीं आती होगी उनके पास? लेकिन इस किस्म से यूज टू हो गए हैं कि मतलब, लेकिन उसकी कोई कहानी हमने अभी तक नहीं देखी, किसी ने कहने की कोशिश नहीं की उस बस्ती में, है ना। तो जब तक हमारा हिंदी सिनेमा अपनी ज़मीन से नहीं जुड़ेगा वो फेल्योर होता रहेगा। पठान एक तुक्का है, पठान एक बहुत महान सिनेमा नहीं है, एग्री। हाँ, लेकिन बहुत सारी वजहों से वो सिनेमा के साथ लोग खड़े हुए, क्योंकि जिस किस्म से खान का बायकॉट चला, समाज का प्रतिरोध उसमें देखिए। सिनेमा की ऊंचाई मत देखिए, है ना। सिनेमा ऊंचा हिंदी का तभी होगा जब साउथ के सिनेमा की तरह अपनी ज़मीन से जुड़ेगा। आपने जिन कुछ फिल्मों के नाम लिए उस तरह की फिल्में बनाएगा, है ना, अपनी कहानियों में अपना अक्स तलाशेगा। अब जैसे अनुभव सिन्हा से पहले कास्ट को लेकर बहुत मुखर तौर पर, बहुत ईमानदारी से कोई बात नहीं हुई। 2 बीघा ज़मीन के बाद फिर आर्टिकल 15 है, बीच का एक बहुत बड़ा मैदान खाली हो जाता है। तो जो रियल इश्यूज़ हैं उस पर भाई, क्योंकि कहानियाँ तो वो लोग इधर के लोगों से ही लिखवा रहे हैं, तो रियल इश्यूज़ पर बात करने में बॉम्बे सिनेमा को इतना संकोच क्यों है? आप चूंकि इधर से गए पत्रकार थे, तो क्या देखते हैं, क्यों वो वाकई चाहते नहीं हैं, या कोई दूसरी वजह है जिसकी वजह से वो सचमुच के मुद्दों पर बात नहीं करते? देखिए, पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ मीडिया में एक सर्वे होता रहा है कि न्यूज़ रूम में कास्ट डाइवर्सिटी कितनी है। तो उससे जो तथ्य सामने आते हैं उससे पता चलता है कि मीडिया का रुख दलित पिछड़ों को लेकर के क्या रहेगा, समाज को लेकर के, सांप्रदायिकता को लेकर के क्या रहेगा। आप गौर करेंगे हिंदी सिनेमा में जो हीरोज़ होते हैं, आप उनकी जाति जो निर्धारित की जाती है सिनेमा के भीतर, आप देखिए वो ज़्यादातर सवर्ण ही हीरो होते रहे हैं, है ना। तो बारिश की वजह से हमको इस छतरी के नीचे आना पड़ा है, और लेकिन हमारी बातें छतरी के नीचे वाली नहीं है, बहुत खुली हुई बात अविनाश कर रहे हैं। और आमतौर पर सिनेमा के लोग बहुत कतराते हैं इस तरह से बात करने में, और मुझे हैरानी है कि अविनाश बात कर, हो सकता है इसके पीछे उनकी पत्रकारीय ट्रेनिंग रही हो। लेकिन अविनाश, अब इस मुद्दे को थोड़ा छोड़ देते हैं। आप दिल्ली से गए, आप NDTV में काम करते थे, आप प्रभात खबर में रहे, कैसे तय किया कि अब फिल्म बनानी है? हिंदुस्तान में 2 चीज़ों को लोग जब से पैदा होते हैं थोड़ा होश संभालते हैं, बहुत मोहब्बत के साथ देखते हैं। एक तो सिनेमा है, दूसरा क्रिकेट है। लेकिन हम लोग जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं उसमें
बड़ी मुश्किल होती है कि आप जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ कर भी पाएँ, है ना? मैं बता दूं कि अविनाश झारखंड से आते हैं और मैं बिहार के दरभंगा ज़िले से आता हूँ। हाँ, झारखंड में मेरी पढ़ाई हुई है, रांची में। हाँ, तो इसलिए और मेरी शक्ल सूरत ऐसी है कि लोग मुझे झारखंड का समझते हैं। नहीं 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 नहीं, ये आप बहुत बुरी टिप्पणी है ये। हाँ, लेकिन मज़ाहिया तरीके से भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो एक तो लंबा वक्त गुजरने के बाद जब मुझे लगने लगा कि यार मीडिया में वो बात नहीं मतलब हो पा रही है जो चीज़ मेरे दिल में खलबल खलबल हो रही है, तो इत्तेफाक से मुझे सत्यमेव जयते से जुड़ने का मौका मिला, उस जो आमिर खान वाले। हाँ, तो वहाँ रहते हुए मुझे लगा कि जब आमिर खान जैसा फिल्मकार अभिनेता मीडिया कर सकता है तो एक मीडिया कर्मी सिनेमा क्यों नहीं कर सकता। तो उसने मुझे एक राह दिखाई। तो जो बरसों से दबी छुपी ढकी हुई जो एक इच्छा थी वो एक कहानी की शक्ल में जब मैंने ढाली और उसके साथ कोशिश की, थोड़ा स्ट्रगल किया, तो लोगों ने मुझे रास्ता दे दिया कि आओ सिनेमा बनाओ, और इस तरह से फिल्म बनी है। डर नहीं लगा कि नहीं कर पाए तो क्या होगा? क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि बहुत सारे नई उम्र के लोग जाना चाहते हैं और इस डर से नहीं जा पाते कि अगर वहाँ, क्योंकि वहाँ का स्ट्रगल एकदम अलग किस्म का है जो मैं समझ पाता हूँ। तो आपको नहीं लगा? नहीं, डर तो अभी भी लगता है ना, डर तब भी लगता था, लेकिन मैं जब सिनेमा में जा रहा था तो मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मीडिया हाउस में मेरे लिए शायद उस समय कोई जगह नहीं बची थी, कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस थे मेरे साथ। तो एक तो मुझे परिस्थितियों ने धकेला कि आप जाएं उस तरफ। दूसरा मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था क्योंकि वो उस वक्त यहाँ बीबीसी में नौकरी करती थी। तो उसने कहा था कि मैं घर देख लूँगी और तुम जो करना चाहते हो वो करने की कोशिश करो। अच्छा, आजकल जो बड़ा चालू किस्म का सवाल है कि आप क्या क्या बना रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी होगी और अगर आप बता सकें कि उनका बजट कितना है ताकि पता चल सके कि ऐसे भी सिनेमा या ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए हम बनाते हैं। नहीं, देखिए क्या है कि सिनेमा सबसे पहले तो एक जुनून है, एक ज़िद है ना। बहुत सारे लोग मानते हैं, जैसे मैंने अपनी शुरुआती बात में भी बताया कि उसका बहुत सारा जो रिश्ता है वो धन से है, पूंजी से है। लेकिन मैंने पिछले दिनों अचल मिश्रा की एक फ़िल्म देखी, गामक घर, जो इंटरनेशनली लेवल पे बहुत एक्लेम्ड फिल्म रही है। धुइन एक फ़िल्म जो अभी कांस में भी दिखाई गई। वो दरभंगा के कुछ लोग दरभंगा में रह करके, और उन्होंने तय किया कि हम दरभंगा में ही आगे भी सिनेमा बनाते रहेंगे, एक शहर की कहानी। तो एक वो वे है, लेकिन मेरा जो अपना वे रहा है, मेरी शुरुआत कमर्शियल सिनेमा से हुई है ना। मैंने एक पूरे सेटअप के साथ सिनेमा बनाया, अपना पहला सिनेमा अनारकली ऑफ आरा। फिर उसके बाद इम्तियाज़ अली ने मुझे ऑफ़र की उनकी सीरीज़ डायरेक्ट करने के लिए, तो मैंने शी किया, नेटफ्लिक्स पे है। फिर एमएक्स प्लेयर के साथ एक सीरीज़ मैंने की, उसका नाम था रनअवे लुगाई, है ना। वो बिहार की कहानी थी, वो किसी और की कहानी है। फिर Z5 के लिए एक फ़िल्म की, रात बाकी है। इन 4 कामों के बाद मुझे लगा कि मैं, मतलब अनारकली तो फिर भी ठीक है, जहाँ से मेरी शुरुआत है, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ, है ना। तो बहुत पहले मैंने हंस में एक कहानी पढ़ी थी, झारखंड के एक लेखक है अश्विनी कुमार पंकज, जो आदिवासी अस्मिता पे बहुत सारा लिखते हैं कुछ। तो उस कहानी पे मेरा बहुत दिनों से फिल्म बनाने का मन था। तो 2021 और 22 में मैंने उस कहानी को स्क्रीन प्ले में बदलने का काम किया कायदे से। हाँ, पहला ड्राफ्ट तो बहुत पहले मैं लिख चुका था, 5-6 साल पहले, लेकिन फिर से जब लगा कि ये करना चाहिए यार, बहुत हो गया, तो वो किया। और दिसंबर में मैं वो फिल्म शूट करके आया हूँ, और बहुत छोटी पूंजी से वो फिल्म बनी है। मुझे लगता है कि 2-2.25 करोड़ के आसपास। ये हालांकि कहने में मैं छोटी पूंजी वहाँ के लिहाज से कर रहा हूँ, ये है, लेकिन सिनेमा के लिहाज से तो वाकई हाँ, बहुत छोटी पूंजी है। उसके बाद जो मैं अगले महीने एक फ़िल्म जो शूट कर रहा हूँ, वो हिंदी के एक लेखक रहे जो बहुत कम उम्र में गुजर गए, 30-32 साल में गुजर गए, वसु मालवीय। उनकी 3 कहानियों पे केंद्रित है, और वो सांप्रदायिकता के खिलाफ अपनी बात कर रही है वो कहानियाँ। तो उन कहानियों को अडॉप्ट किया है हमने। उसके बाद मैं जिस सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ
वो अंग्रेज़ी के एक राइटर हैं कुणाल बसु, उनका नॉवेल है कलकत्ता जो बहुत मशहूर हुआ है, उस पे कर रहे हैं। और एक और फिल्म है जिसकी के डेवलपमेंट प्रोसेस में है राइटिंग के, तो वो एक फिल्म है जो मतलब मैं सुगंध फिल्म्स के साथ कर रहा हूँ, जो झामू सुगंध एक बड़ी लिगेसी रहे हैं फिल्म के, उन लोगों के साथ। तो ये सारी गतिविधियाँ हैं। अच्छा, एक मज़ेदार सवाल, मेरी तरह के लोग अगर कुछ स्क्रिप्ट लिखना चाहें, डायलॉग लिखना चाहें, तो कैसे सीख सकते हैं? मैं लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, लिखना सीख कैसे सकते हैं? ये सीखने जैसा कुछ नहीं है इसमें, है ना। जो आप महसूस करते हैं, जो पर्दे पे देखना चाहते हैं, आप एक रिपोर्ट लिखते हैं, मुझे लगता है कि स्क्रीन प्ले वही है। आप अगर 1 से 1.5 से 2 मिनट का वीडियो बनाते हैं, एक न्यूज़ कट बनाते हैं या 5 मिनट का बनाते हैं, उसमें आप तय करते हैं कि एक भी लाइन ऐसी फालतू ना हो जो लोगों को लगे कि ये तो अप्रासंगिक लाइन है इस पूरी बातचीत में। स्क्रीन प्ले दरअसल वही है, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में लोग कैसे उनकी दिलचस्पी जगेगी, वो आप सीन में बदल दें। अगर आप यहाँ पे 50 पंक्तियाँ लिखते हैं, वहाँ 50 सीन सोचें उन पंक्तियों में, तो ये बड़ा आसान काम है। बाकी विज़न ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्टैंडिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप जो समाज के बारे में सोचते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बाकी काम करने के लिए आपके पास टेक्निकल सपोर्ट आ जाते हैं। हाँ, तो अगर आप चाहें, आप जैसे लोग, तो आज जो सिनेमा बन रहा है उससे ज़्यादा बेहतर सिनेमा बनेगा और आना चाहिए आप जैसे लोगों को सिनेमा में। एक आखिरी सवाल है अविनाश कि क्या इस हालात में बदलाव की, वो चाहे सिनेमा के ज़रिए हो, चाहे पत्रकारिता के ज़रिए हो, चाहे पॉलिटिक्स के ज़रिए हो, कविता, कहानी, उपन्यास, लेखन, गीत, संगीत के ज़रिए हो, कोई उम्मीद दिखाई देती है कि हम अपने समय को नफ़रत के ख़िलाफ़ जाता हुआ देखेंगे, घृणा के ख़िलाफ़ जाता हुआ देखेंगे, या जो मुसलमान या अल्पसंख्यक विरोधी माहौल है उसको ख़त्म हुआ देखेंगे? कोई उम्मीद नज़र आती है? देखिए, सबसे पहली बात कि बदलाव तो ज़माना खुद अपना करेगा, है ना। समाज खुद अपने आप को बदलेगा। आप देखिए कि अभी जेलें भरी हुई हैं, रोज़ प्रतिरोध की एक बात करने वाले पे मुकदमे हो रहे हैं, आप जैसे पत्रकारों पर नज़र रखी जा रही है। अगर ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हैं, इसका मतलब उम्मीद है, यानी लोग प्रतिरोध में खड़े हैं। अभी अपनी बात कहना ही एक बड़ी बात है ना। तो मुझे लगता है कि आप ट्विटर देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, वहाँ नफ़रत की एक तरफा आंधी नहीं है, उसका काउंटर करने वाले लोग भी आपको बहुत ढंग से दिख रहे हैं। तो जब तक ये सारा परिदृश्य आपके सामने है, तब तक मुझे लगता है कि उम्मीद है। तो ये अविनाश बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और हम सब लोग उम्मीद करें, क्योंकि उम्मीद से ही दुनिया बेहतर बनती है। हम सब लोग उसी उम्मीद से हैं, तो हम शायद देख पाएंगे। हम नहीं देख पाए तो हमारी आने वाली नस्लें देखेंगी बदली हुई दुनिया, बदला हुआ भारत, बदला हुआ ज़माना, और हम सब एक बेहतर दुनिया का सपना देखते हैं। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बारिश हो रही है मार्च के महीने में, और अविनाश बम्बई से चलकर दिल्ली तक आए और हमने बहुत खूबसूरत बात की। शाम को इनकी फ़्लाइट है, खूबसूरत शाम भी बिताई कल साथ। कल शाम हम लोग बहुत देर तक, रात के 12 साढ़े 12 बजे तक साथ थे। तो अविनाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आर्टिकल 19 से बात करने के लिए, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अगली बार जब हम और आप बात कर रहे होंगे तो हमारी शाम और बेहतर होगी और हम आपकी फिल्मों का जश्न मना रहे होंगे। बार बार करेंगे ऐसा, और बहुत थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। नहीं, आर्टिकल 19 पे बात करने आपने आर्टिकल 19 पर बात करना मंजूर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बार बार मिलेंगे, क्योंकि हमारी तरह के लोगों का बार बार मिलना बहुत ज़रूरी है, और जितने ज़्यादा लोग मिलेंगे, आपस में बात करेंगे, एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, उतनी ही गुंजाइश बेहतर होती जाएगी। तो दोस्तों, मिलते रहिए, मुझसे भी मिलिए, अविनाश से भी मिलिए, हमारी तरह के तमाम लोगों से मिलिए, उन लोगों से भी मिलिए जो किसी से मिलना नहीं चाहते। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।